रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लड़ा जा रहा ये एक ऐसा युद्ध है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और अभी भी ये युद्ध खत्म होने के नजदीक दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि सीज फायर होता हुआ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लंबा ये युद्ध सामने खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दुनिया को प्रभावित कर रहा है, इसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। बिल्कुल, तो देखिए 1 साल पूरा होने के मौके पर TV9 भारतवर्ष की ये मेगा कवरेज कि आखिर ये युद्ध जिसको कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, वो साल भर तो पूरा कर चुका है। और कितने महीने या और कितने साल ये युद्ध चल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है हमारे साथ, क्रेमेनिया में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने देखिए, क्रेमेनिया से खबर है, यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमले की खबर है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। रात के अंधेरे में रूस ने ये रॉकेट दागे हैं। विजुअल्स दिखाते हैं आपको, ये तस्वीरें देखिए इस अटैक की। ये क्रेमेनिया है जहां यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रात के अंधेरे में अटैक किया है। रूस के ये रॉकेट बारूद बरसाते हुए। बाखमुत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बाखमुत में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। बाखमुत में यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूसी ठिकानों पर MLRS से यूक्रेन ने हमला किया है। किस तरह से बाखमुत में यूक्रेन हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें आई हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की 93rd OMBR ने ये विध्वंसक अटैक किया है और वैगनर ग्रुप के ठिकानों को बाखमुत में निशाना बनाया है यूक्रेन ने। तस्वीरें बाखमुत के में जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया, वैगनर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया, MLRS का इस्तेमाल किया गया इस हमले में। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से हाहाकार मच गया है। 1 साल पूरा होने के मौके पर रूस ने एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं यूक्रेन में। आइए आपको वो खबर बताते हैं। MLRS के यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के हमलों से खरसोन में दहशत बढ़ गई है। लगातार हो रहे अटैक से आसमान में धुंध छा गई है। MLRS अटैक का टैंक यूनिट निगरानी कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, MLRS अटैक की तस्वीरें खरसोन में जो रूस ने किया है। यूक्रेन में एक बहुत खौफ का साया इस वक्त छाया हुआ है कि कहीं रूस इस साल पूरा होने के मौके पर कोई और बड़ा हमला ना कर दे, कहीं कीव में फिर वही साल भर पहले का मंजर ना दिखाई दे। और एक बार फिर आपको बाखमुत की तस्वीरें दिखाएंगे। बाखमुत में रूस भी लगातार हमले कर रहा है। रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि वो 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। आप अंदाजा लगाइए इस खबर के सामने आने के बाद कि किस तरह से 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ने का और उस इलाके को कब्जा करने का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। बाखमुत की तस्वीरें सामने आई हैं जहां जंगी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी जवान। रूस की सेना द्वारा यह दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है, देखिए यूक्रेन की आर्मी ने रूस का नया युद्ध का मैदान भी बनता दिखाई दे रहा है और ये युद्ध का नया मैदान बन रहा है मोल्डोवा। मोल्डोवा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि वो नया युद्ध का क्षेत्र बन सकता है। मोल्डोवा पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये कहना है कि यूक्रेन ने मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जे की कोशिश की है। यहाँ पर हथियारों का जमावड़ा यूक्रेन द्वारा बढ़ाया जा रहा है, रूस ये दावा कर रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन लगातार अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यूक्रेनी एक्शन से ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी शांति सेना को खतरा पैदा हो गया है, ये रूस द्वारा कहा जा रहा है। यानी मोल्डोवा भी एक फ्लैश पॉइंट बनता दिखाई दे रहा है अब रूस और यूक्रेन के बीच, और ये बड़ी बात है। विष्णु प्रकाश जी, मोल्डोवा केंद्र में एक बार अब दिखाई दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा यह कि यहां पर यूक्रेन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। क्या ये इलाका एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है दोनों के बीच? इसके बनने की काफ़ी संभावना है क्योंकि जो मोल्डोवा में हो रहा है वो उससे रूस नाराज़ है और मोल्डोवा नेटो का मेंबर नहीं है, तो वो रेड लाइन क्रॉस नहीं होती है बाइडेन की। और मोल्डोवा पे जो कब्ज़ा करना तो या उसके ऊपर वार करना, अटैक करना संभवतः के दायरे में आता है। बिल्कुल ठीक है।
मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन क्योंकि हमारे दो संवाददाता इस वक्त पोलैंड और कीव से भी हैं, उनके पास जाए। लेकिन राजन जी कुछ कहने वाले थे। राजन जी क्या कहने वाले थे? शुक्रिया, आप समझ गए मैं कहने वाला जी, था। जी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया है उसको रूस इंडिपेंडेंट मानता है और वो मोल्दोवा के कब्जे में नहीं है। और वहाँ पे ऑलरेडी रशिया के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बटालियन है जो वहाँ पे है। नहीं, बट मोल्डोवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है राजन जी, ये समझाइए। वहाँ पे क्योंकि जो ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया वहाँ से ओडेसा को कंट्रोल कर सकते, सबसे पहले तो ये समझें। वहाँ से ओडेसा को कंट्रोल ओडेसा बगल में है और दूसरे साइड रोमानिया बगल में है, तो उसके माध्यम से नाटो पे भी दबाव बना सकते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए डोनबास से एक बड़ी खबर आ रही है, अब आपको वो दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर डोनबास से। डोनबास में तो हमारे संवाददाता मनीष झा भी हैं इस वक्त डोनेस्क में, लेकिन एक साल पूरा होने पर वॉर जोन से एक बेहद दिलचस्प खबर आई है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वॉर जोन से आ रही इस दिलचस्प खबर को देखिए। रूसी सैनिकों के डोनबास के कई शहरों की अर्थव्यवस्था चला रहे रूसी सैनिक। देखिए, ये बहुत दिलचस्प खबर है, इस बारे में बात करेंगे। एक साल पूरा होने पर वॉर जोन से खबर है, डोनबास के कई शहरों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों के खर्च से कई शहरों की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। रूसी सैनिकों को यहाँ अच्छा वेतन मिलता है। तैनात की वाली जगह अच्छी रकम खर्च करते हैं रूसी सैनिक। मनीष हमारे साथ होंगे तो हम उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन देखिए, रूसी सैनिक यहाँ पर, जनरल द्विवेदी, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि सैनिक जब आज एक वॉर जोन में जाता है तो उसको किस तरह से वहां पर वेतन मिलता है, किस तरह से भत्ते मिलते हैं। इस खबर को आप कैसे डिकोड करते हैं कि रूसी सैनिक अब डोनेस्क की इकोनॉमी चला रहे हैं? देखो, जब आप सैनिकों को भेजते हैं जहाँ रिहायशी इलाके हैं तो उनको आपको इंसेंटिव देना पड़ता है, क्योंकि वॉर जोन में आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। उनको बेटर पे पैकेज मिलते हैं और बहुत सहूलतें मिलती हैं। और साथ ही साथ पिछले सेशन में हम बता रहे थे कि स्टेबिलिटी ऑपरेशन, जब फौज एक जगह पर कब्जा करती है तो उसको स्टेबल करना होता है, उसको अपने कब्जे में लाना होता है। तो इसलिए वहाँ जो सैनिक होते हैं तो वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, वो अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम भी करते हैं, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उनका सहयोग भी उनको मिल पाए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप उस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो खबर है ये काफ़ी पायदार है और इसको समझना चाहिए। और बहुत सी जगहों पर वो सहयोग क्योंकि नहीं मिल रहा है यूक्रेन के लोगों द्वारा, और इस वजह से भी मुश्किल हो रहा है रूस के लिए उन जगहों पर कब्जा बना कर रखना। ऑगस्टीन सर, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर की बात करें, ये युद्ध एक साल हो चुका है और अभी भी खत्म होता तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का आने वाले समय में क्या आप उसका रोल देख रहे हैं? किस तरह से यूक्रेन इस जंग को जारी रखेगा और उसे कितना बड़ा समर्थन चाहिए पश्चिम से? क्या वो मिल रहा है या वो कमिटमेंट दिखाई दे रहा है? दो महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। एक तो यूक्रेन का रोल उस एरिया में जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वाटरवेज कनेक्टेड हैं, जो सी वेज कनेक्टेड हैं, उसका क्या रोल रहेगा। 2008 में डोनबास ने अपना पासपोर्ट इशू कर दिया था। डोनबास वॉज विली निली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया फॉर लॉन्ग टाइम। ये वॉर के दौरान शायद कहीं दब सा गया। क्रिमिया पहले से ही, जैसे आपने पिछले शो में बताया, क्रिमिया पहले से ही उनका दबदबा रशिया की तरफ था और पॉपुलेशन भी उनके उस तरफ झुका हुआ है। अब ये मोल्डोवा कंट्रोल एंड ओडिशा एक बार ख़त्म हो जाए तो यूक्रेन हो जाएगा लैंडलॉक्ड। जब यूक्रेन हो जाएगा लैंडलॉक्ड, वो यूजलेस हो जाएगा वेस्ट के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए। सो वो पैसा नहीं मिला, हाउ विल दे रिकवर इज द क्वेश्चन। सो एवरीथिंग डिपेंड्स। हम आपने यही बताया था कि अगले सप्ताह भर या महीने भर में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक्स चल रहा है इनके पास। आज जो फायर हो रहा है वेपन यूक्रेनी वेपन नहीं है, वेस्टर्न वेपन है। यानी उन्हें आर्थिक मदद भी देनी होगी, हथियार भी देने होंगे, तभी यूक्रेन सस्टेन कर सकता है इस पोजीशन को। बिल्कुल बन के रहेगा। चलिए, मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष बिल्कुल इस वक्त वॉर ग्राउंड पर हैं। मनीष डोनेस्क में है और डोनेस्क में बहुत ज्यादा इस वक्त भीषण जंग चल रही है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, बताइए जरा, आंखों देखी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? और दूसरा ये बताइए, खबर अभी हमने यहाँ पर ब्रेक की कि जो रूसी सैनिक है वो वहाँ की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। ये क्या मामला, जरा ये भी बताइए मनीष। बिल्कुल गौरव, देखिए ये युद्ध का वो स्याह चेहरा है जिसके बारे में मनीष, आप तक आवाज आ रही है मेरी? या कोई शहर जी बोलिए। तैयार नहीं होगा, लेकिन सच में ये ग्राउंड रियलिटी है यहाँ की। और डोनेस्क में हम मौजूद हैं इस वक्त। डोनेस्क वो शहर जो कि इस पूरे युद्ध का एक एपिसेंटर है, और डोनेस्क या आसपास के शहरों की इकोनॉमी आज की तारीख में रूसी सेना से चल रही है। ये अगर मैं कहूँ तो गलत इसलिए नहीं है,
क्योंकि हो ये रहा है कि रूस से बड़े पैमाने पर जो सेना के लोग यहाँ आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, और चूंकि उन्हें लगभग 1.5 लाख रूबल प्रति महीने के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो वो डोनेट्स्क में, मरियोपोल में, मकीवका में, इन शहरों में जब वो आते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा वो स्पेंड करते हैं, बहुत सारा सामान लेते हैं, खाते पीते हैं, तमाम तरह की चीज़ें खरीदते हैं, और जिसकी वजह से डोनेट्स्क, मरियोपोल, मकीवका या आसपास के दूसरे और शहर जहाँ पर कि कामकाज ठप हो गया था, तमाम चीज़ें बंद हो गई थी, उसकी इकोनॉमी एक बार फिर से सरवाइव करने लगी है, या फिर वो इकोनॉमी चलने लगी है। हम इस वक्त अपने कैमरे पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं डोनेट्स्क में, वो जगह जहां पर अब अमेरिकी हाइमार के लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए हमले होते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको नहीं पता, गौरव, कि कब कहां किस तरफ से आकर मिसाइल गिरेंगे। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं खुले इलाके में रहूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। के जो टारगेट होते हैं वो टारगेट कोई बिल्डिंग होती है, और वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगला पल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि डोनेट्स्क के लोग, क्योंकि डोनेट्स्क के लोगों के लिए ये सालगिरह एक पहली सालगिरह नहीं है, बल्कि 2014 से यूक्रेनी सेना लगातार यहाँ पर हमले कर रही थी, और वैसी स्थिति में 9 साल के अंदर इन्होंने जीना सीख बिल्कुल लिया मनीष, था। और सुमेरा भी हमारे साथ है। सुमेरा, आप भी वॉर जोन में थी यूक्रेन में, जो मनीष बता रहे हैं उससे ज्यादा आप रिलेट कर पा रही होंगी कि कैसे कब कौन सी मिसाइल आपके बगल में आकर गिरे, आपको पता भी नहीं चलता। और इसीलिए बहुत मुश्किल जगह पर, मुश्किल टेरेन में है, और बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको सोचने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं जब आप ऐसी जगह से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मनीष, हम समझ सकते हैं आप किस तरह के मुश्किल हालात में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जरूर अपना बहुत ध्यान रखें, बी सेफ। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। ताइवान में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा अमेरिका, ताइवान को ज्यादा सैन्य मदद देगा अमेरिका, अमेरिका और सैन्य मदद देने वाला है ताइवान को एडवांस्ड आर्म्स देने की भी तैयारी है। ताइवान में देखिए किस तरह से अमेरिका लगातार अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है, हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा, एडवांस्ड वेपन्स देगा, अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाएगा ताइवान में। तो ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है चीन और अमेरिका के बीच, क्योंकि हमने देखा है पिछले इस 1 साल के दौरान भी और उससे पहले भी अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ी है। और ताइवान में ही मौजूद है सुरभि भी, सीधे सुरभि का ही रुख करते हैं। सुरभि, आप जहां मौजूद हैं वहां से आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं उस तैयारी की, उस ड्रिल की जो ताइवान कर रहा है, लेकिन मदद उसे लगातार चाहिए अमेरिका की, और जो मदद देने के लिए अमेरिका तैयार है उसका ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि चीन का अगर सामना करना है, और चीन के लिए भी हम जब बात करते हैं यूक्रेन की तो बहुत अहमियत है। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है, इसकी बार बार चर्चा होती है कि यूक्रेन जीतेगा या हारेगा, उस पर निर्भर करेगा कि चीन क्या करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही वजह है कि ये हाउस लॉ मेकर्स की जो टीम इस वक्त ताइवान में मौजूद थी, वो बार बार इस लिहाज से चर्चा कर रही थी कि आखिर ताइवान की ज़रूरत को अमेरिका किस लिहाज से पूरा कर पाएगा, और वक्त आखिर कितना बचा है। क्योंकि चाइना की तरफ से जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, न्यू इन्वेजन पॉलिसी को लेकर कुछ दिन पहले हमने सुमेरा खबर दिखाई थी, जहाँ खुले मन से जो बातें पुतिन की तरफ से कही गई थी, वही बात शी जिनपिंग ने भी दोहराई कि ये हमारा मामला है, इसमें अमेरिका का दखल हमें बर्दाश्त नहीं होगा। चाइना ने इस बात को लेकर भी एतराज़ जताया था कि आखिर अमेरिका का एशिया पैसिफिक में इतना दखल क्यों बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि न्यू इन्वेजन पॉलिसी से ताइवान भी वाकिफ है, और इस हालात में वो अमेरिका के साथ मिलिट्री एड को लेकर बड़े फैसले भी लेता जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए दोहराई है क्योंकि अभी जो यहाँ से डेलीगेशन वापस अमेरिका गया है, उसकी एक बार फिर से एक बड़े स्तर पर मीटिंग यूएस में हुई है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अमेरिका ने अगर वादा किया है कि वो ताइवान के साथ हर हाल में खड़ा है, युद्ध के हालात में वो हकीकत में कैसे तब्दील हो सकती है, युद्ध के इस हालात में कितनी जरूरत इस वक्त है, और यही वजह है कि जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जा रहा है कि आखिर अब कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो अब इनको दिए जाने जरूरी है। मैं एक बार फिर से अपनी लोकेशन के बारे में, बहुत अहम है सुरभि, और ताइवान और चीन का जो ये ताइवान और चीन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, या कहें ताइवान और चीन के बीच जो ये रसाकशी है, वो वाकई इस रूस और यूक्रेन के इस वॉर से काफी लिंक है। हम आपके पास आएंगे सुरभि, हमारे साथ कीव से कुलदीप है, पोलैंड से हिमांशु हैं, और हमारे तमाम गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे तुरंत बात करें उससे पहले जल्दी से दिखा देते हैं इस वक्त कौन सी और बड़ी खबरें आ रही है। खार्किव से एक बहुत बड़ा विजुअल आया, बहुत अहम विजुअल आया, वो आपको दिखाते हैं। खार्किव में काफी नीचे उड़ान भरता दिखा है रूसी हेलीकॉप्टर, ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। ग्राउंड फोर्स को सुरक्षा देता दिखा ये हेलीकॉप्टर, ये क्या है, इससे क्या फायदा होता है सेनाओं को, ये भी बात करेंगे। लेकिन खार्किव में बहुत तेजी से आगे रूसी फौज बढ़ रही है, ये आप समझ सकते हैं।
आप देखिए कैसे जो ग्राउंड फोर्स बढ़ रही है उसको एक हिसाब से कवर देता हुआ ये रूसी हेलीकॉप्टर, ये समझिए आप कि खार्किव में रूसी सेना कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से जो क्रेमेनिया से आ रही है। क्रेमेनिया में रूस ने भीषण हमला किया है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्रेमेनिया में रूसी हमले में 9 लोग मारे गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के टैंक को भी क्रेमेनिया में रूस ने तबाह कर दिया है, 9 लोग मारे गए हैं। क्रेमेनिया में रूस किस तरह से हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए रूसी हमले में, इस हमले में जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 9 लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और यूक्रेन का टैंक भी तबाह हो गया है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने बड़ा बयान दिया है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने एक बार फिर अमेरिका को घेरा है। लगातार रूस की तरफ से अमेरिका को घेरा जा रहा है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने बड़ा बयान जारी किया। दुनिया को आत्मघाती संघर्ष में झोंक रहा है अमेरिका, ये कहना है रूस का। यूक्रेन को हथियार देने से लगातार संघर्ष बढ़ रहा है, दुनिया पर खतरा बढ़ रहा है। आत्मघाती संघर्ष की तरफ दुनिया को धकेल रहा है अमेरिका, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से। हमारे साथ यहाँ तो मेहमान मौजूद हैं ही हमारे इस स्पेशल स्टूडियो में, लेकिन साथ ही हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं पोलैंड से और हमारे साथ कीव से मौजूद हैं कुलदीप। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। ये जो लगातार बात होती है कि हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और ये अमेरिका दुनिया को एक आत्मघाती संघर्ष की तरफ मोड़ रहा है, जो रूस कह रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन का ये कहना है, और अगर आप एक्सपर्ट्स की बात को माने तो उनका ये कहना है कि ये काफी नहीं है हथियार यूक्रेन को एक निर्णायक बढ़त देने के लिए, यानी उसे और हथियार चाहिए होंगे। जी, प्रॉब्लम यह है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यूरोप में वॉर फटीग आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपको, जैसे आप कल भी हमने रिपोर्ट किया था कि जो बाइडेन, जो कि यहाँ पे 2 दिन की ट्रिप थी, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक नेवर एंडिंग सपोर्ट की तरह एक तरीके से प्रॉमिस किया। उन्होंने बोला कि हम यूक्रेन के साथ हैं, उन्होंने बोला कि ये वॉर सिर्फ तब खत्म हो सकेगी जब रशिया अटैक करना बंद करेगा। लेकिन जब जो बाइडेन वापस गए अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो हमेशा तक यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, नेटो की अपनी लिमिटेशंस है, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इवन ऑस्ट्रेलिया तक ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेन को। लेकिन ये कब तक दे पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। पोलैंड की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पोलैंड की जो आर्मी है, वो जो उनके पास जो सप्लाई दे सकते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड पे हैं। तो इस तरीके से अब ये बता सकते हैं कि एक लिमिट तक सपोर्ट मिल सकता है यूक्रेन को, और कब तक मिलेगा ये बताना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद एक बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को लेकर सफर कर रहा है और वॉर फटीग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन के यंगेस्ट एमपी युराश। वो इससे पहले ज़ेलेंस्की के सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। युराश हमारे साथ हैं। युराश, वेरी वार्म वेलकम टू TV9 एंड सी यू आर फ्रॉम यूक्रेन ऑल्सो, एंड if you are not wrong, you are like a soldier in war zone right now, and 1 year of the war is being almost completed. So from Ukraine's point of view, what is your analysis after 1 year of this war? What are you seeing? What have you seen so far? Just we want to know. From Ukraine's point of view, where is the Ukraine right now in this war? The reality is that we are beating back the Russians. We have beat them near our capital. We beat them around the north. We beat them back in the east, and we beat them back in the south. And basically, as we are advancing, we're showing the world that this imperialism, this aggressive imperialism of Russia, will not stand. So, Yurash, if you remember, I was there in Ukraine and I had done an interview with you, and if I remember correctly, you can speak a bit of Hindi. You've been to India, and when we spoke at that point in the Kyiv center, just near checkpoints. Yurash, that's this is Sumaira Khan from TV9 Bharatvarsh, and Yes. I can understand if you're at a checkpoint, Yurash, but we spoke a year back in Kyiv, yes, and right now after a year, how do you assess because one thing that has come out of this war is the determination of the Ukrainian people. Does it still stand as strong as it was a year back? It's very clear that the reality of Russian forces was far different than the expectations of the entire world. I've seen with my own eyes, I've seen very much that Russian forces are a sham, and they are a Goliath on clay legs.
pretending to be that menacing force in the world, but only causing chaos, murder, and death. For my part, first, when you interviewed me, that was before my mobilization and before the fight I did around Kiev and before the time in the summer where I fought in the trenches around Bakhmut, which is very much in the news. And I've seen with my own eyes what is the reality of the Russian approach to war. That is to basically slaughter as many people from their side and from the side that they are attacking and call that a victory. The reality is that we will win this because the Russians have here blunt imperialism they are aiming at, and we are defending our own nation, and we have nowhere to go but to stand here and fight in every single way. Yurash, one of our guests wants to ask you a question. Who's there on the panel? एक मिनट सर You might. Greetings, my friend. First of all, I would like to compliment Ukraine and you for the kind of resistance that you're putting up. It is Herculean, it is amazing. Salute. Now, the only bit that I want to seek your thoughts on is that the country that is getting destroyed in the bargain is Ukraine. The big powers are fighting. Ukraine is getting destroyed. सर उनसे संपर्क टूट गया. सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ. अभी उनसे संपर्क टूट गया. सॉरी. तो देखिए युवराज से हमारा संपर्क टूट गया. लेकिन सुमेरा, हाँ बताइए. प्रोफेसर राजन शायद एक सवाल लेना चाहते थे. संपर्क टूट गया लेकिन आप अपनी बात जी नहीं, मुझे लगता है कि विष्णु सर के सवाल को ही पूछना चाहता था अपने शब्दों में. मैं समझने की कोशिश यह कर रहा था यूक्रेन में कि वहाँ के लगभग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यूरोप में आज के समय पे दे आर रोमिंग अराउंड. जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, आर्मी हैं, वो युद्ध जोन में है. वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, वो लगभग 30 से 40% ख़त्म हो चुका है. और ज़्यादातर लोगों को लगता है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और ग्लोबल साउथ में तो 80-90% लगता है कि यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा. जिस ढंग से वो प्लान किया है कि क्राइमिया और सब जगह से रशियन फोर्सेस को भगाएगा, ये नहीं होने वाला है. तो मैं यही सवाल उनसे पूछने वाला. एक चीज़ और है विष्णु सर, आप सॉरी सर मैं आपको बीच में. विष्णु सर, इन्होंने मालूम है क्या कहा था युवराज ने? इन्होंने कहा था कि मोदी ही इस देश में, दुनिया में ऐसे नेता है जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं. दैट मीन्स उनको लगता है कि रूस से अगर कोई नेगोशिएशन करवा सकता है तो वो मोदी जी ही करवा सकते हैं. यूक्रेनियंस भी ये सब बोल रहे हैं सर. मोदी जी और पुतिन जी का बड़ा अच्छा संपर्क है, रिश्ता है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए. पर दो लोग सिर्फ लड़ाई रोक सकते हैं, एक पुतिन और एक बाइडन. और कोई लड़ाई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी. बिल्कुल. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सब वापस आए उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं. वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें कहा यह जा रहा है कि 2023 के अंत तक रूस ये युद्ध हार सकता है. क्या ऐसा होगा? क्योंकि पुतिन एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन 2023 के अंत तक युद्ध हार जाएंगे पुतिन, ऐसा कहा जा रहा है. रूस के पास ना हथियार बचे हैं, ना सैनिक. रण क्षेत्र में रूस की सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई है. यूएस आर्मी के रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने दावा किया है और उनका ये कहना है कि अभी ना हथियार बचे हैं. ये इस साल के अंत तक रूस की हालत खराब होगी, ये युद्ध हार जाएंगे पुतिन, ये कहना है. तो ये अमेरिकन नैरेटिव है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमारे साथ वंदना झिंगन मौजूद हैं शिकागो से. वंदना, ये अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है कि इस युद्ध को पुतिन नहीं जीत पाएंगे, रूस हार जाएगा, रूस एक रोग नेशन है. लेकिन ऐसा हम होता नहीं दिख नहीं रहा है. रूस तो मौजूद है, अमेरिका को अपना कमिटमेंट और बढ़ाने की अब जरूरत होगी. जो वो कह रहे हैं वो जनरलिटी से आगे उन्हें बढ़ना होगा. क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, परसों की बात है, हमारे राष्ट्रपति वहां गए और उन्होंने कहा कि हम आपको $500 बिलियन और देंगे. वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. और जो बात मेरे से पहले बात कर रहे थे कि इस वॉर को कौन रोक सकता है, तो इस वॉर को मैं पुतिन को नहीं, मैं बाइडन को ज़्यादा कहना चाहूँगी, हमारे राष्ट्रपति को, कि हमको इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए था, हैं, जिसका खानसामा हम लोग भी एक अमेरिकी नागरिक होते हुए यहाँ पे भुगत रहे हैं. आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज जो आपके पहले एमपी थे, यूथ एमपी यूक्रेन से, वो बात कर रहे थे अबाउट हिज डिटर्मिनेशन. Does he have any clue how many Ukrainians are walking around the streets of United States of America and they are begging on the streets? Means अपने एक खाली झूठे अहम की खातिर मीन्स उन्होंने क्या अपने देश की हालत कर दी है. तो ये तो उनको भी देखना चाहिए ना. ही इज स्टिल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड हिज प्रेसिडेंट, हिज प्राइम मिनिस्टर, दे आर enjoying. But what about the common man, those who came as a refugee?
If you want, I can share those pictures. They are begging on the streets, which is shameful. That was such a beautiful country. जी हाँ, देखिए वंदना जी लेकिन यूक्रेन को ये लगता है कि ये उनके अहम की लड़ाई है, उनकी धरती की लड़ाई है, उनके देश की लड़ाई है, और यूरोप के लिए भी ये लड़ाई बहुत अहमियत रखती है। अमेरिका के लिए भी दुनिया में अपने उसी वर्चस्व को हासिल करने के लिए लड़ाई शायद बहुत जरूरी है।